नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत में खेती की सफलता काफी हद तक मृदा की उपजाऊ क्षमता पर निर्भर करती है। पिछले कुछ दशकों में केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक प्रयोग, एक ही फसल को बार बार उगाना यानी मोनोक्रॉपिंग, जैविक पदार्थों की कमी तथा अनुचित कृषि प्रबंधन के कारण मृदा की उपजाऊ शक्ति लगातार घट रही है। कई क्षेत्रों में भूमि बंजर होने लगी है और किसानों का केमिकल फर्टिलाइजर पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलें मृदा स्वास्थ्य सुधारने का एक प्रभावी और टिकाऊ उपाय बनकर उभर रही हैं। भारत के कई कृषि क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है। इसके मुख्य कारणों में केमिकल फर्टिलाइजर का असंतुलित उपयोग, जैविक खाद और गोबर की खाद का कम प्रयोग, लगातार एक ही फसल की खेती, फसल अवशेषों को जलाना तथा सिंचाई जल में लवणता और क्षारीयता का बढ़ना आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इन कारणों से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और उपयोगी सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं। इससे मिट्टी की संरचना खराब होती है और पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते। यह एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। आज भी हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से जागरूक होकर आप भी इसका लाभ उठा सकें। आपसे एक और अनुरोध है कि सिर्फ इस वीडियो के आधार पर ही नहीं बल्कि किसी कृषि एक्सपर्ट से मशविरा करने के बाद ही खेती करने का अंतिम निर्णय करें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। आगे बढ़ने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि भूमि के लिए नाइट्रोजन का कितना महत्व है। नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। यह पत्तियों की वृद्धि, हरेपन यानी क्लोरोफिल, प्रोटीन निर्माण और पौधे के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधे पीले पड़ने लगते हैं और उत्पादन घट जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इनकी कीमत बढ़ने से किसानों की लागत भी बढ़ रही है। ऐसे में प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाली फसलें किसानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। कुछ विशेष फसलें वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन गैस को मिट्टी में स्थिर करने की क्षमता रखती हैं। यह कार्य मुख्य तौर पर दाल वर्ग की फसलों में पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में गांठें बनाते हैं और हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करते हैं। इसी क्रम में चर्चा करते हैं प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलों और उनकी क्षमता के बारे में। चना लगभग 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक भूमि को प्रदान करने में सक्षम है। मूंग से लगभग 30 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उड़द से लगभग 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लोबिया से लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मटर से लगभग 40 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बरसीम से लगभग 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन से लगभग 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा ढैंचा से लगभग 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इन फसलों की खेती करने से न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि मिट्टी की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। इतना ही नहीं, कुछ फसलें विशेष रूप से मिट्टी को पोषण देने के लिए उगाई जाती हैं जिन्हें हरी खाद कहा जाता है, जैसे ढैंचा, सनई, मूंग आदि। इन्हें फूल आने से पहले खेत में पलट दिया जाता है जिससे मिट्टी में जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसान भाई धान या गेहूं से पहले मूंग या उड़द की खेती करते हैं तो अगली फसल को मिट्टी में पहले से मौजूद नाइट्रोजन का लाभ मिलता है। इससे यूरिया की मात्रा 20 से 30% तक कम की जा सकती है। इसके अलावा मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ने से अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बेहतर हो जाती है। कुल मिलाकर फर्टिलाइजर लागत में उल्लेखनीय कमी देखने को मिलती है। दाल वर्ग की फसलें मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाती हैं। इनके अवशेष मिट्टी में मिलकर ह्यूमस बनाते हैं जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता और संरचना बेहतर होती है। इससे मिट्टी में हवा और पानी का संतुलन बना रहता है और पौधों की जड़ें अच्छी तरह विकसित होती हैं।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलें किसानों को दोहरा लाभ देती हैं। एक तरफ उन्हें फसल से आय प्राप्त होती है और दूसरी तरफ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ने से अगली फसल की पैदावार बेहतर मिलती है। इस प्रकार इन फसलों को अपनाने से लंबे समय में खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है। सभी प्रकार की मृदा में राइजोबियम बैक्टीरिया सक्रिय नहीं होते। अत्यधिक जल भराव होने पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कम हो जाता है। कुछ दाल फसलें कीट और रोगों के प्रति संवेदनशील होती हैं। यदि सही फसल चक्र नहीं अपनाया गया तो अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। इसलिए वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खेती करनी जरूरी है। अंत में चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। हमेशा फसल चक्र अपनाना चाहिए। धान गेहूं प्रणाली में मूंग या उड़द को शामिल करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का उपयोग करना चाहिए। बीज उपचार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ता है। हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। ढैंचा या सनई की फसल को खेत में पलट देना चाहिए। जैविक खाद का उपयोग खेतों में बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। गोबर की खाद और कंपोस्ट मिट्टी की गुणवत्ता सुधारते हैं। मृदा परीक्षण करवाते रहना चाहिए ताकि मिट्टी की वास्तविक जरूरत के अनुसार फर्टिलाइजर और उसकी मात्रा का पता चल सके। फसल अवशेष नहीं जलाने चाहिए। उन्हें मिट्टी में मिलाने से जैविक पदार्थ बढ़ता है। यदि वैज्ञानिक तरीकों और संतुलित पोषण प्रबंधन के साथ इन फसलों को अपनाया जाए तो ये प्रणाली किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।